1971 और अब 2025, लगभग 54 साल बाद मॉक ड्रिल फिर से देश में होती दिखाई पड़ रही है। 1971 में जो सैन्य सुविधाएं थी, जो हथियार थे, वो बिल्कुल अलग थे। क्या मॉक ड्रिल आज जो 2025 में हो रही है वो उतनी इफेक्टिव होगी जैसा कि हमने 71 में किया था? क्योंकि अब तो हथियार अंधेरे में भी काम करते। जी। प्रतीक्षा जी, सबसे पहले मुझे अमर उजाला लाइव पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों से मेरी बातचीत हो पाएगी, ये मेरा सौभाग्य है। अब मैं आता हूं आपके मॉक ड्रिल वाले प्रश्न पर कि सन 71 में हुई थी ये मॉक ड्रिल और अब 2025 पे की जा रही है, तो क्या इसमें बदलाव आए हैं? क्या ये इतनी कारगर सिद्ध होगी कि नहीं? तो इन सब मुद्दों को कवर करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉक ड्रिल जो होती है, यानी कि आपातकालीन अभ्यास, ये कई कारणों से बदलाव आता है इसके अंदर। सबसे पहला बदलाव आता है आपकी राजनीतिक स्थिति जो है वो बदलती है। नंबर 2 कारण है आपका सुरक्षा का जो माहौल है वो बदलता है। और तीसरी चीज है कि तकनीक बदलती है, जैसे कि आपने कहा। तो मैं जाऊंगा सन 1971 में। 1971 में हमारे सामने स्थिति क्या थी? भारत पाक युद्ध था, बांग्लादेश का एक तरीके से उदय हो रहा था। उस समय इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या था कि हवाई हमला अगर हो तो उससे कैसे बचाव किया जाए, नागरिकों को सुरक्षित बंकरों तक कैसे पहुंचाया जाए, और हवाई हमला होने पर ब्लैकआउट का किस तरीके से काम सुचारू रूप से किया जाए। ये 3 मुख्य उद्देश्य थे सन 1971 में। अब इसकी जो तकनीक थी, इसको किस तरीके से क्रियान्वयन में लाना था, इसमें उस समय हमारे पास में मैनुअल सायरन थे, हाथ से ऑपरेट होने वाले सायरन, और इसको हम रेडियो और लाउड स्पीकर की मदद से जनता तक प्रसारित किया करते थे। यह सन 1971 की बात है। इसमें समाज के कौन कौन से अंग जुड़े थे? वो थे स्कूल, विद्यालय थे, सरकारी दफ्तर जुड़े थे इसमें, और ये जो की थी हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में की थी। अब मैं आपको उसका कारण बता देता हूं कि आजकल तकनीक ऐसी आ गई है कि विमान और मिसाइल जो है वो अंदर डीप जाकर मार कर सकते हैं। इसीलिए इनका क्षेत्र जो है वो बढ़ गया। जैसे आपने बताया था कि 244 जिलों में अब इस मॉक ड्रिल की जा रही है। उस समय 1971 में इसका फोकस जो था वो शारीरिक सुरक्षा का था, फिजिकल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया था कि नागरिकों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए। ये उस आपातकालीन अभ्यास का उद्देश्य था। समय बदला, 80-90 के दशक आए। इन दशकों में चुनौतियां भी बदल गई। चुनौतियां कैसे बदली कि हमने देखा पंजाब में आतंकवाद का उदय हुआ, श्रीलंका में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन में पार्ट लिया, और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ता हुआ हमने देखा। तो अब इस मॉक ड्रिल का विस्तार कैसे होता है? आपको ध्यान में आएगा कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर, बाजारों में बम के हमले की आशंका होती थी, और हम उन हमलों से कैसे बचें, उनको कैसे निष्क्रिय करते थे लोग, उन चीजों पर ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल जो थी वो बनाई जाने लगी। इसमें भागीदारी जो थी वो पुलिस फोर्स की होती थी, सेना की होती थी, और सुरक्षा बलों की होती थी। अब इसमें कम्युनिकेशन आपने देखा होगा, सन 1971 में कम्युनिकेशन होता था आपका लाउड स्पीकर और रेडियो के जरिए। अब हमारे पास में संचार के साधन थोड़े से सुधर गए थे, तो हम वायरलेस और टेलीफोन की मदद से निर्देश पास किया करते थे। ये बदलाव आया 80 और 90 के दशक में। अब हम आते हैं 2020 के दशक में। इसमें नई आवश्यकताएं आ गई थी। इसमें हुआ यह था कि संसद पर, आपने ध्यान होगा, हमला हुआ था हमारी संसद पर। ये बात है सन 2001 की। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो थी वो थी मुंबई हमला, जो कि 2008 में हुआ था। तो इस समय हम बेसिकली मॉक ड्रिल पर आतंकवाद की ओर फोकस करने लगे। इस मॉक ड्रिल में जो स्थान जिस पे हमारा फोकस होता था वो थे मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी जहां पर जनता का आवागमन होता था, उन पर मॉक ड्रिल का स्थान जो था वो केंद्रित होने लगा था। तकनीक हमारे पास में क्या क्या मौजूद थी उस समय? क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी की व्यवस्था थी, सैटेलाइट फोन का हम इस्तेमाल किया करते थे, और ड्रोन द्वारा जो है उसकी निगरानी की जा सकती थी। अब इसमें जो नई संस्था जुड़कर आई थी वो थी एनडीएमए,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन 2005 में किया गया था। और उसको देखते हुए कई एसओपीज बनी थी। हर दफ्तर में, हर स्थान के लिए अलग-अलग एसओपीज तैयार की गई थी कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमने क्या कार्य करना है। इसके बाद में आपने देखा होगा एक महत्वपूर्ण समय आया था कोविड का, 2020 और उसके बाद का। ये एक नई तरह की आपदा हमारे सामने आई थी, जिसमें कि एक जैविक कीटाणु, इससे हमारा युद्ध हो रहा था। इसमें मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य क्या था कि क्वारंटीन कैसे करें, यानी कि जिसको ये रोग जो है उससे ग्रसित हो चुका है, उसको किस प्रकार से अलग होकर रखा जाए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो था वो इंपॉर्टेंट हो गया था, हॉस्पिटल का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। उसके बाद में था पीपीई, उसको किस तरीके से पहना जाए और पहनने के बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए। ये एक नई ड्रिल हमारे सामने आई थी। उसके बाद में टीकाकरण का काम जो हाथ में लिया गया, हम किस प्रकार से एक पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो सके, इसकी भी ड्रिल जो थी वो प्रैक्टिस की जाने लगी। अब इस समय हमारे पास में डिजिटल समन्वय का समय आ गया था। हमने कई एप्लीकेशंस की मदद ली, जिसमें आपको ध्यान होगा आरोग्य सेतु का मदद लिया जा सकता था, और दूसरा कोविन के नाम से एप्लीकेशन जो थी भारत सरकार ने लॉन्च की थी। तो इस प्रकार से पूरा पैराडाइम जो है धीरे धीरे देखा जाए स्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता गया। अब हम आएंगे 2025 में, जो कि इस समय हो रही है, जो कल मॉक ड्रिल होने वाली है। जैसे आपने बताया 244 जिले इसमें भाग लेंगे और जिन पे हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट हो सकता है। इस मॉक ड्रिल के मुख्यतः 7 बिंदु हैं। इन 7 बिंदु में सबसे पहले आता है कि हवाई हमले की जो चेतावनी है वो कैसे दी जाएगी, सायरन की मदद से। हवाई हमला प्रतीक्षा जी 4 तरीकों से हो सकता है। एक, एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन का हवाई जहाज जो है वो हमारे क्षेत्र में दाखिल हो जाए। मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं कि भारतीय सैन्य शक्ति इतनी कमजोर नहीं है कि ये दुश्मन का कोई भी हवाई जहाज या कोई भी हवाई जो मार्ग से कोई भी चीज हमारे सीमा में प्रविष्ट कर सके। हम उसको निष्क्रिय करने में सक्षम हैं। हमारे पास में S-400 की सुविधा उपलब्ध है एयर डिफेंस सिस्टम की, और हमारे पास में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। S-400 के बाद में हमारे पास में इस समय आकाश SG और बराक 8, इनकी लेयर्ड हमारे पास में सेफ्टी मौजूद है, यानी कि दूर से एक पकड़ेगा, पास आने पर दूसरा पकड़ेगा और उसको निष्क्रिय कर देगा। परंतु युद्ध के समय कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कोई बच बचाकर निकल जाए या कोई चूक हो जाए तकनीकी। उससे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ जाता है, जो कि एक हवाई जहाज हो सकता है, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हो सकती है UAV, उसके साथ में हो सकता है कोई ड्रोन आ जाए या फिर कोई प्रक्षेपास्त्र हमारी सीमा में दाखिल हो जाए। इन चारों चीजों को देखते हुए हवाई हमले की चेतावनी का एक तरीके से ट्रेनिंग जो है और उसका प्रैक्टिस जो है वो कल की जाएगी। सायरन के भी तरीके हैं। अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सायरन आ चुके हैं जो कि बिजली से चलते हैं। यदि बिजली कट गई तो हमारे पास में बैटरी ऑपरेटेड सायरन है, जो कि इंसान कंधे पर रखकर उसको ऑपरेट कर सकता है। यदि ये भी ना चला तो तीसरी चीज है हैंड हेल्ड सायरन, जो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। यदि सब कुछ फेल हो जाए तो मैनुअल जो चीज है वो सबसे सेफ मानी जाती है, वो भी चल सकता है। सायरन किस तरीके से लोगों को बताया जाएगा, सायरन लंबा बजे, रुक रुक कर बजे, इसका मतलब है कि हवाई हमला होने की आशंका है, आप आड़ को पकड़े। आड़ कैसे पकड़ी जाएगी? इस आड़ को पकड़ने के लिए आप एक सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। आपको लेटना है नीचे पेट के बल, क्योंकि शरीर के मुख्य अंग जो हैं वो देखे जाते हैं सामने की तरफ होते हैं, उनका हमने बचाव करना है। यदि कोई बम फटता है या कोई ऐसी चीज गिरती है तो वो हमारी पीठ पर गिरे, यानी कि लेस डेंजरस एरिया को हर्ट कर पाए। धमाका होने के लिए आप किस प्रकार से कान को बंद करके मुंह नीचे करके लेटेंगे। यदि आपके पास में कोई भारी टेबल है तो उसके नीचे जाके बैठ जाएं। अगर टेबल नहीं है तो दीवार का कोना, घर का कोना पकड़े और अपने सर के ऊपर कोई भी तख्ती या फिर कोई भी आपके पास में हार्ड चीज है उसको रखें, जिससे ऊपर से अगर डेबरी गिरती है तो आपके सर को नुकसान ना हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।